लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर है? शायद फ़र्क है विवेचना का, सामूहिक कर्तव्यों का, लोक हितों का। मगर जब लोकतंत्र में ये सभी अक्षर गायब हो जाएं और मैं, मेरा और हमारा बन जाए तो राजतंत्र हावी होने लगता है। और तंत्रों पर जब राज हावी होने लगे तब राज राज ही रहता है। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे एक पूर्व मुख्यमंत्री की, जो खनन के मुद्दे पर लगातार बोल रहे हैं, सूखती नदियों की, यूकेडी के नेताओं की जेल यात्रा की, गोचर भूमि और सिडकुल के विवाद की और पलायन की। नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का राजनीतिक हलचलों की साप्ताहिक रिपोर्ट राजनीतिक खबरों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी एक राजा की, जिनका शासन जब शुरू हुआ तो कयास थे कि लंबा चलेगा, इतना लंबा कि भूतपूर्व नेता तिवारी जी का शासन भी छोटा हो जाएगा। उन्होंने 4 साल तक शासन भी संभाला। इस शासनकाल में कई उतार चढ़ाव भी आए, ज़्यादातर उनकी बयानबाजी से। कभी कोरोना वायरस को जीने का हक देने की बात कही, कभी गाय को एक ऐसा प्राणी बताया जो ऑक्सीजन छोड़ता है। मगर इन सब से उनकी सत्ता नहीं गई। सत्ता गई तो उनकी कैबिनेट के अन्य मंत्रियों के साथ मतभेदों से। और हाल ही में ये बात और भी साफ हो रही है। हरिद्वार से लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत संसद में कई बार उत्तराखंड की नदियों में हो रहे अवैध खनन का मुद्दा उठा चुके हैं। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है ये कोई ढकी छुपी बात है। नदियों में मानकों को ताक पर रखा जाता है और पूर्व में भी करोड़ों के पुल, कोटद्वार का मालन पुल और देहरादून का धारण पुल इनकी मार झेल चुके हैं। ईटीवी भारत की 2023 की एक ग्राउंड रिपोर्ट इसका चिट्ठा खोलती है। मगर मजाल इसका असर कुछ हुआ हो। आए दिन श्रीनगर, गढ़वाल और अन्य क्षेत्रों से अवैध खनन की खुलेआम तस्वीरें दिखाई देती हैं। मगर शासन से पूछो तो वह इसे तिजोरी भरने की खुशी के रूप में बताता है। अवैध खनन सिर्फ राजस्व से इसका असर होता तब तक ठीक था, मगर असल में इस खनन से नदियों का पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ा रहा है। पहाड़ों में सदा नीरा बहने वाली नदियां सूखती चली जा रही हैं और जलीय तंत्र के जीव विलुप्त हो रहे हैं। खनन माफियाओं का वर्चस्व इतना है कि इनके कहने मात्र से नदियों पर बने बांध मानकों के अनुसार पानी तक नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे प्राकृतिक दोहन की यह बंदरबाट का हर कोई दोनों हाथों से लाभ उठा रहा है। ऐसे में जब लोकसभा पटल पर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान हरिद्वार सांसद जब संसदीय पटल पर यह मामला उठा रहे थे तो इससे पता चलता है कि स्थिति बहुत गंभीर है। मगर इसके बावजूद इनके खिलाफ धरना देना और इन बातों को सरासर नकारना गंभीर सवाल निशान पैदा करता है। उत्तराखंड की नदियों की हालत पर आए दिन वैज्ञानिक शोध के जरिए चेता भी चुके हैं, मगर ये तमाम बातें गर्दन हिलाने और भौं उठाने मात्र तक रह चुकी हैं। खैर, शासन प्रशासन शायद इस मामले में सोया हो, मगर जब बात राजनीतिक दबाव की हो तो यही प्रशासन बड़ी गंभीरता दिखाता है, जिसका खामियाजा सोशल मीडिया के कई पेज भुगत चुके हैं। नेता नगरी में बीते कई दिन से यूकेडी के नेताओं की गिरफ्तारी भी चर्चा का विषय रही। यूकेडी के 2 नेताओं आशुतोष नेगी और आशीष नेगी को रेस्टोरेंट और होटल में जबरन घुसकर मालिक को धमकी देने व अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। रजवाड़ा रेस्टोरेंट, नालापानी चौक, रायपुर के होटल मैनेजर आशीष शर्मा ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उनके रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति शेफ के रूप में काम करता था और शेफ ने कुल 20 दिन ही काम किया था। सही ढंग से काम न करने और विदेश जाने की बात कहकर वो शेफ 25 फरवरी को काम छोड़कर चला गया था। मीडिया को दिए बयान के अनुसार 26 फरवरी की शाम उनके रेस्टोरेंट में 6 से 7 लोग अपने आप को यूकेडी का कार्यकर्ता बता रहे थे। वो घुसे, उस शेफ के साथ आए थे। उनमें से एक व्यक्ति ने अपना नाम आशुतोष नेगी और दूसरे ने आशीष नेगी बताया था।
उन लोगों ने रेस्टोरेंट के मालिक दीपक गुप्ता और अन्य स्टाफ के साथ बदतमीजी करते हुए ज़बरदस्ती शोर मचाकर अनावश्यक दबाव बनाकर सैलरी के नाम पर उनसे 12,600 रुपये जबरन ले लिए। और मजे की बात यह है कि जिनके हक के लिए नेता लड़े थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी की एक वीडियो में इन नेताओं से किनारा कर लिया है। मैं तो इनके पास मदद के लिए गया था, लेकिन पता नहीं ये लोग कैसे गुस्से में आ गए और उस रेस्टोरेंट के मालिक गुप्ता जी के साथ बदतमीजी और गाली गलौज और धमका कर जूता टेबल पर रखा था। मैंने इनको रोकने की कोशिश की थी कि आप जो है ऐसा न करें, लेकिन अब यूकेडी के नेताओं का भविष्य क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, मगर उम्मीद है वे इस वाक़या से एक बड़ी सीख जरूर सीख गए होंगे कि हक हकूक़ की लड़ाई डरे घबराए और अंतिम समय में साथ छोड़ने वाले मानव संख्या के आधार पर नहीं लड़ी जा सकती। और जहां लड़ी गई थी वो था केदार घाटी के ग्राम पंचायत रुद्रपुर का वो क्षेत्र जहां गोचर भूमि के संरक्षण के लिए गांव की महिलाएं, गांव के युवा और बुजुर्ग प्रशासन से भिड़ गए। हमारे पास एक मात्र गोचर भूमि यही है, इसलिए हम दे नहीं सकते हैं, वरना हम देंगे या तो हमें ये लोग जेल भेजेंगे या हमें धारे लगा या हमें मार दो जान से। मामला था पिटकुल के सब स्टेशन का, जहां पिटकुल के कर्मी जिला प्रशासन और पुलिस महकमा गोचर भूमि को खाली करने के लिए जेसीबी और भारी दलबल के साथ पहुंचे, मगर ग्रामीणों के भारी विरोध के चलते गांव छावनी में बदल गई। इस बीच पुलिस ने कई ग्रामीण महिलाओं को हिरासत में भी लिया, मगर गांव वालों ने सड़क पर भारी बोल्डर रखकर प्रशासन को रोके रखा और पिटकुल के कर्मियों को खाली हाथ लौटना पड़ा। दरअसल केदार घाटी की ग्राम पंचायत रुद्रपुर की लगभग 6 हेक्टेयर गोचर भूमि पर वर्ष 2013 में बिना ग्राम पंचायत के एनओसी के पिटकुल द्वारा विद्युत सब स्टेशन बनाने की पहल की गई थी, जिसको लेकर सजग जनता ने पूर्व में भी कई बार इस पर विरोध जताया है। बाद में ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करके अवैध रूप से हो रहे निर्माण कार्य को रोकने की फरियाद भी की। हालांकि अभी कई दौरों की सुनवाई के बाद कोई भी माकूल निर्णय नहीं निकल पाया है। ग्रामीणों ने इसके लिए आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्रशासन और पुलिस डंडे के बल पर गुंडई करके ग्रामीणों की उक्त हेरिटेज गोचर भूमि को कब्जाना चाह रही है। वहीं ईटीवी भारत को दिए अपने बयान में पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने कहा है कि सब स्टेशन प्रोजेक्ट पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट रोपवे के संचालन में विद्युत आपूर्ति के साथ ही संपूर्ण केदार घाटी में निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने में सहायक साबित हो गया। वहीं उन्होंने गलत अफवाह फैलाकर कुछ लोग सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इसकी बात भी कही। खैर, एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके सपने ग्रामीणों को नहीं आ रहे हैं, तभी इसका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं क्षेत्र के पूर्व विधायक मनोज रावत की माने तो यह ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है जहां से पलायन ना के बराबर हुआ हो। पलायन से याद आया, बीते दिनों उत्तराखंड में पलायन की रिपोर्ट भी सामने आई। ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग ने प्रदेश सरकार को सौंपे गए सर्वे में पर्वतीय क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों की गिरती छात्र संख्या और शिक्षकों की भारी कमी पर चिंता जताई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1149 प्राथमिक स्कूल बिना किसी शिक्षक के संचालित हो रहे हैं, जबकि 263 विद्यालयों में पढ़ाने के लिए कोई अध्यापक नहीं है। इस रिपोर्ट के अनुसार चंपावत और रुद्रप्रयाग सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। 50% प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक नहीं है और 8,324 कक्षाओं में सिर्फ एक छात्र पढ़ रहा है। आयोग ने शिक्षकों के लिए अलग स्थानांतरण नीति, ग्रामीण क्षेत्रों में 25% वेतन वृद्धि और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के कई सुझाव दिए हैं। इन सब सुझावों में एक सुझाव मेरा भी है कि 25% वेतन वृद्धि से अच्छा राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे एकलव्य स्कूल मॉडल के अनुसार इन सभी खाली हो रहे ग्रामीण स्कूलों की सहूलियतें और इनके प्रदर्शन पर ध्यान रखकर कुशल बेरोजगार युवाओं को प्राइवेट संस्थानों से अधिक मान दे दिया जाए तो शायद हालात कुछ बदलें। मगर समस्या यह है कि जब सरकारी हवा किसी को लग जाती है तो फिर विषय और जिम्मेदारी और चिंता महज खाना पूर्ति रह जाती है। खैर, बीते हफ्ते की इन सभी रिपोर्ट्स को आप कैसे देखते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारा काम आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।